हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 31st पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आते तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि एन भैया ने अपने मेडिकल स्किल से ओयो को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, जिससे ओयो और रूफी दोनों तो एन भैया के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थे। लेकिन वहाँ दूसरा दादी अम्मा और उनके दोनों चेले के तो होश उड़ चुके थे। लेकिन अभी भी ग्रेट नानी की फटकार बाकी थी। तभी ग्रेट नानी उन तीनों को फटकार लगाते हुए कहते, देखो तुम लोगों ने क्या किया, येन ने ओयो को पूरी तरह से ठीक कर दिया, लेकिन तब से लेकर अब तक तुम येन को नीचा दिखा रहे थे। जल्दी जल्दी यहाँ से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगी। और ग्रेट नानी की फटकार सुनकर वो तीनों तुरंत यान भैया से माफी मांगते। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो यान भैया के बारे में हूटिंग करने लगती हैं, क्योंकि पहले वो तीनों ऐसे घमंड में रहते थे कि मानो उन तीनों के सामने बाकी लोग कुछ है ही नहीं। इसलिए उन तीनों को यान भैया के सामने माफी मांगते देख सभी के दिल को ठंडक पहुंच चुकी थी। ओयो को ठीक करने के बाद यान भैया वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकते और ग्रेट नानी को उन्हें कैनाटोरमा लूसिडम के पास ले जाने को कहते हैं। ग्रेट नानी भी यान भैया के इमरजेंसी को समझ जाते हैं, इसलिए वो तुरंत उसे ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों पहुंच चुके थे इमोई के हर्ब गार्डन पर, जहाँ का नजारा देखकर यान भैया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैनाटोरमा लूसिडम के अलावा भी ऐसे प्रेशियस हर्ब मौजूद थे जिनकी कीमत लगाना लगभग नामुमकिन था। तभी चलते चलते ग्रेट नानी तुरंत जीनर से पूछती, जीनर तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो, मैं अकेले यान को ले जा सकती हूँ। तभी जीनर बड़े मासूमियत से कहती है, ग्रेट नानी अब बहुत समय बाद मेडिटेशन से उठे हो, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ और यान के साथ भी। जैसे उनका दादी अम्मा भी जीनर के मन की बात को समझ जाते। ऐसे ही बातें करते करते वो लोग पहुँच जाते कैनाटोरमा लूसिडम के पास। लेकिन उस कैनाटोरमा को देखने और दादी से उसके बारे में सही से पता करने के बाद यान भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये कैनाटोरमा लगभग 20 साल पुराना है और लिंसा को बचाने के लिए उन्हें लगभग 50 साल पुराने एक कैनाटोरमा की जरूरत है। ग्रेट नानी भी यान भैया की बातों को समझ जाते हैं, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी यान भैया की नजर पड़ती है कैनाटोरमा के पास एक छोटी सी झील पर, जिसे देखते हुए यान भैया तुरंत ग्रेट नानी से पूछती है, ग्रेट नानी इस झील के अंदर जो स्पिरिचुअल वेन है, क्या उसी की वजह से ये पूरा गार्डन बना है? ग्रेट नानी इसमें हामी देते हैं। येन भैया के इसी सवाल से ग्रेट नानी समझ जाते हैं कि येन भैया के पास असली का यिन यान आइस मौजूद है। तभी येन भैया ग्रेट नानी से पूछती है, ग्रेट नानी मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं कैनाटोरमा को तेजी से बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इससे पूरे हर्ब गार्डन की हर्ब्स की ग्रोथ कुछ सालों के लिए धीमी पड़ जाएंगी। ये सुनकर दादी अम्मा एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सच में येन भैया की मदद करना चाहते थे और तो और येन भैया को यहाँ का एल्डर भी बनाना चाहते थे, इसलिए वो येन भैया को परमिशन दे देते हैं। असल में ग्रेट नानी भी देखना चाहते थे कि येन भैया करने क्या वाले हैं, और परमिशन मिलते ही येन भैया तुरंत ही अपने ड्रैगन स्केल डैगर को बाहर निकाल लेते हैं और झील से कैनाटोरमा तक एक छोटी सी लाइन खींचते हैं। फिर अगले ही पल वो झील की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कैनाटोरमा पर फोकस करने लगते हैं। देखते ही देखते कैनाटोरमा की सालों की ग्रोथ मिनटों में होने लगती है, जिसे देखकर ग्रेट नानी तो भौचक्की रह जाती है। अब तो उन्होंने मन ठान लिया था कि उन्हें किसी भी हालत में यान भैया को अपने ग्रुप में शामिल करना ही है तो करना ही है। और वह दूसरा सीनर भी यान भैया के इस काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन अपने यान भैया की जिंदगी कहाँ इतनी आसान थी जो अब होगी। इसलिए तो कैनाटोरमा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके आसपास के सभी जानवर वहाँ पर चले आते हैं। इतने सारे खतरनाक बीस्ट को अपने आसपास देखकर ग्रेट नानी तुरंत फाइटिंग मोड में आ जाती है और जीनर तो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन यान भैया तुरंत ग्रेट नानी को रोक देते हैं और कहते हैं, ग्रेट नानी अगर हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे तो कैनाटोरमा बर्बाद हो सकता है। ये सुनकर ग्रेट नानी तुरंत रुक जाती है और यान भैया सोल्यूशन मांग लगती है। तभी यान भैया कहते हैं, मेरे पास एक तरीका है, मैं उन बीस्टों से बात करने की कोशिश करता हूँ। तभी यान भैया एक न्यूले के पास जाते हैं और उसे एक येलो पिल देते हैं। ये कुछ और नहीं, ये थे ताओ जी के बनाए हुए केमिस्ट पिल, जिनसे यान भैया ने अपने 100 से भी ज्यादा पिंशुरीलम के फौज बनाई हैं। पिल देखते वो न्यूला खुशी खुशी तुरंत उस पिल को खा लेता है। यान भैया को पता था कि पूरा जंगल खास तरह की जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, जिसे इतने सालों तक कंज्यूम करने के बाद या कि सभी जानवर ना ऐसे ताकतवर बल्कि काफी ज्यादा समझदार भी हो गए थे। इसलिए यान भैया तुरंत ही उस न्यूले से अपने भाषा में बोलते हैं,
अगर तुम इन सभी को यहाँ से भगा दो तो मैं वादा करता हूँ तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पिल्स दूंगा। ये सुनकर नेवला तुरंत मान जाता है और तुरंत वहाँ पर मौजूद अपने से सभी कमजोर जानवरों को वैसे भगा देता है, जिसके नाम में यैन भैया खुशी खुशी उस नेवले को कई सारे पिल्स देता है, जिसे लेकर वो नेवला भी खुशी खुशी पीछे हट जाता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद 2 खूंखार जानवर अभी तक वहाँ से नहीं गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने यैन भैया के पिल्स को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तभी ग्रेट नानी यैन भैया से कहते हैं कि ये दोनों मांसाहारी जीव है, ये सिर्फ गैनाडोर्मा के लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए भी आए हुए हैं। जिसे सुनकर यैन भैया भी समझ जाते कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली, उन्हें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। इसलिए वो ग्रेट नानी से कहते हैं, ग्रेट नानी फिक्र मत, मेरे पास एक तरीका है इन दोनों को काबू करने का। जिसे सुनकर जीनर मैडम तुरंत पूछती है, यैन कि तुम्हारे पास कोई बी स्टेमिंग टेक्निक है? यैन भैया हम ही देते हैं और शुरू कर देते हैं अपने बी स्टेमिंग मेथड, मेरा मतलब पिटाई मेथड। जिसे देखकर ग्रेट नानी और जीनर दोनों के तुत्ते उड़ जाते हैं। अबे ये किस तरह की बी स्टेमिंग टेक्निक है? लेकिन जो भी हो ये तकनीक काफी ज्यादा कारगर थी, क्योंकि कुछ ही पल बाद वो दोनों जानवर किसी अच्छे बच्चे की तरह यैन भैया की बातें मान रहे थे। तभी यैन भैया उन दोनों जानवर से कहते हैं, देखो अब से तुम पूरे हर्ब गार्डन की देखभाल करोगे और इसके बदले एमओई वाले तुम्हें हर महीने कल्टीवेशन पिल देगी, क्यों तैयार हो? ये सुनकर दोनों जानवर तुरंत मान जाते। आखिरकार इसमें उन्हीं का फायदा था, एक तो उन्हें कल्टीवेशन पिल मिल रहा था और दूसरा अपने भैया की पिटाई से राहत। अगर यैन भैया उन बीस्ट को ऐसे ही छोड़ देते तो हो सकता है कि वो बीस्ट बाद में आते और पूरे हर गार्डन को बर्बाद कर देते, लेकिन यैन भैया ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया था। और इसी बात से ग्रेट नानी फिर से अपनी कमर कस लेते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में यैन भैया को अपने ग्रुप में शामिल करना है तो करना ही है। और दूसरा जीनर भी अपने भैया की इस ताकत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, अब तो वो अपने भैया को पूरी तरह से दिल दे बैठी थी। फिर कुछ ही देर में तैयार हो जाता है गैनाडोर्मा, जिसके बाद यैन भैया ग्रेट नानी से किसी को बुलवाकर नीचे से उनके दोनों दोस्त बैन भैया और लिंसाओ को बुलाने को कहते हैं। ये सुनकर जीनर तुरंत इसकी जिम्मेदारी ले लेती है। असल में जीनर देखना चाहती थी कि यैन भैया किस लड़की के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। कुछ देर बाद बैन के साथ लिंसाओ एक बड़े से कमरे में मौजूद थी, जहाँ पर लिंसाओ एक बिस्तर में लेटी हुई थी। खुशकिस्मती से लिंसाओ की हालत और ज्यादा बिगड़ी नहीं थी और अब यैन भैया गैनाडोर्मा से लिंसाओ को ठीक कर सकते थे, लेकिन यैन भैया ऐसे ही लिंसाओ को गैनाडोर्मा नहीं खिला सकते थे। गैनाडोर्मा में काफी सारे इम्प्योरिटीज होते थे, इसलिए वो तुरंत अपने मेडिकल स्किल से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सीधा गैनाडोर्मा में डालने लगे, जिससे गैनाडोर्मा तुरंत गायब हो जाता है। जिसे देख कर जीनर भौचक्की रह जाती है, लेकिन ग्रेट नानी की आंखें बहुत तेज थी। वो कहते हैं, जीनर गैनाडोर्मा गायब नहीं हुआ है, उसने बस अपना फॉर्म बदल लिया है। उनकी बात सही थी। ये अगले ही पल में यैन भैया के हाथों में गैनाडोर्मा की तरह एक छोटी सी चीज दिखती है। यैन भैया ने उस गैनाडोर्मा के अंदर से सारे इम्प्योरिटीज को दूर करके उसके सभी एसेंस को एक छोटे से आकार दे दिया था। अब वो बड़ी आसानी से उसे लिंजा को खिला सकते थे, लेकिन जब वो उसे लिंजा को खिलाने ही वाले थे तभी उन्हें एहसास होता है कि वो खिलाए तो खिलाए कैसे। जिसे देखकर बैन भैया अपने भोले भाले अंदाज में कहते हैं, मुझे पता है यैन, तुम्हें इसे अपने मुंह से उसके मुंह में डालना होगा। ये सुनकर तो जीनर मैडम सत्ते में आ जाती है, तुरंत कहती है, ना ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तभी ग्रेट नानी आगे आती है और अपनी एनर्जी से लिंजाओ का मुंह खोल देती है। वैसे सोचने वाली बात है, ये भैया भी ऐसा कर सकते थे। राइटर साहब भी ना खामखा छोटी छोटी बात का वतंगर बनाते हैं। जो भी हो, इसके बाद इनमें बड़े आराम से गैनाडोर्मा को लिंजाओ को खिला देते हैं और कुछ ही देर में लिंजाओ पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसकी आंखें भी खुल जाती है। आंखें खोलने के बाद जिस काम को उसने पहले किया था वो कुछ और नहीं, वो था अपने भैया को कस के हक करना, क्योंकि उसे पता था कि उसका बचना लगभग नामुमकिन है और अपनी छोटी मोटी बुद्धि से उसे अंदाजा लग गया था कि यैन भैया ने उसे बचाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। इसलिए तो रोते बिलखते वो एक ही बार में यैन भैया से माफी और थैंक यू दोनों मांग रहे थे। लेकिन वह दूसरा ये देखकर तो जीनर मैडम जल भुन जाती है, लेकिन वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो दोनों अपने आप को बहुत अच्छे से जानते थे और जीनर यैन भैया से कुछ ही वक्त पहले मिली थी, इसलिए गुस्से से मुंह फुलाते वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है। थोड़ी देर बाद यैन भैया भी ग्रेट नानी के साथ बाहर आ जाती है। ग्रेट नानी को यैन भैया से बहुत बातें करनी थी। जीनर को ये बात पता थी, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे कान लगाकर सुनने लगती कि आखिरकार यैन भैया क्या कहते हैं। तभी ग्रेट नानी यैन भैया से कहते हैं, यैन क्या तुम जीनर से शादी करके इमोई के एक एल्डर बनना चाहोगे? कुछ सालों बाद तुम मेरी जगह पर ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हो। ये सुनकर तो यैन भैया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि एल्डर बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और ग्रैंड मास्टर का तो पूछो ही मत। और वो अपनी सारी जिंदगी इमोई के एक छोटे से माउंटेन में कैसे बिता सकते थे? उन्हें तो पूरी दुनिया में अपनी हीरोपंती करनी थी
और वैसे भी रीडर्स को ये कद्दू पसंद नहीं आएगा कि एन भैया इमोजा से इस छोटे से माउंटेन में अपना पूरी जर्नी बिता दे। इसलिए वो तुरंत ग्रेट नानी को मना कर देते। ग्रैंड ग्रेट नानी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और रही बात जीनर की, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वे ग्रेट नानी बड़ी आराम से कहते हैं, ये वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी बीवी नहीं, तुम उससे इतना क्यों डर रहे हो। तभी एन भैया फिर से कहते हैं, ग्रेट नानी, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। ये सुनकर ग्रेट नानी एक गहरी सांस लेते हैं क्योंकि वो इससे ज्यादा जीनर के लिए और कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी पेड़ के पीछे से तुरंत जीनर बाहर आ जाते और तुरंत ही एन से पूछते हैं, ये तुमने ग्रेट नानी के ऑफर को क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। तभी एन भैया कहते हैं, नहीं जीनर, वो बात नहीं है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर जीनर बच्चों की तरह रोते बिलखते हुए कहता है, वो लिंजाओ है ना, मुझे पता है। एन भैया तुरंत कहते हैं, ना वो लिंजाओ नहीं, कोई और है। ये सुनकर जीनर बचक्की होती है, पूछती है, क्या, तो वो तुम्हें हक क्यों कर रही थी। अब भाई ये आम बात है, इमोई वाले जो पूरी दुनिया के तौर तरीके से कटे हुए थे, उनका सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए एन भैया तुरंत कहते हैं, अब भी ये तो फ्रेंड्स के बीच एक आम बात है। ये सुनकर जीनर गुस्सा हो जाती है और कहती है, मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, लड़के बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। और इतना कहते जीनर गुस्से से मुंह फुलाते वहां से चली जाती है। जीनर के इस बर्ताव के लिए ग्रेट नानी तुरंत ही एन से माफी मांगते, लेकिन एन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे क्योंकि इसमें ग्रेट नानी या फिर जीनर की कोई गलती नहीं थी। तभी ग्रेट नानी कहती है, जब जीनर यहाँ से चली गई है तो मैं क्यों ना मेन मुद्दे पर बात करता हूँ, जो कुछ और नहीं तुम्हारा इन येन आइस है। ये सुनकर इस बार एन भैया को ज्यादा हैरानी नहीं होती क्योंकि इतने समय तक ग्रेट नानी के साथ वक्त बिताने के बाद एन भैया को समझ में आ गया था कि ग्रेट नानी बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं की जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रैक्टिस करती है। और तो और वो सच में जानना चाहते थे कि आखिर उनके फैमिली के पास इतनी पावरफुल चीज आई तो आई कैसे। ये एन भैया की मम्मी पापा के अचानक गायब हो जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ ये इन येन जेट पेंडेंट ही छोड़ा था। इसके बाद ग्रेट नानी बताना शुरू करते हैं। इन सभी चीजों की शुरुआत तब हुई थी जब ज़ूहू की मकबरे की खुदाई हुई थी और वहां से 3 चीजें खोजी गई थी, इन येन जेट पेंडेंट, निर्वाणा सूत्रा और तम पैटर्न। वैसे तो ये मकबरे की खुदाई वाली बात एक सीक्रेट थी, लेकिन किसी तरह से इसकी खबर कुछ गलत लोगों तक पहुंच गई। इसलिए इन तीनों चीजों को पाने के लालच में बहुत सारी लड़ाई हुई, बहुत सारे दंगे हुए। मैं और मेरे मास्टर खुद इस लड़ाई में शामिल हुए थे। तभी एन में तुरंत हैरान होते पूछते हैं, ग्रेट नानी क्या अब ज़ू यानी कि अब ज़ूलियान की बातें कर रहे हैं। ग्रेट नानी तुरंत इसमें हामी देते हैं और कहते हैं, कहा जाता है कि ज़ूलियान जो सू साम्राज्य के एम्पायर थे, उनके पास ही 3 खजाने मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे साम्राज्य पर अपना सत्ता जमाया और आसपास के सभी साम्राज्यों से ज्यादा ताकत, ज्यादा प्रतिष्ठा हासिल की। और जब ये तीनों खजाने दोबारा सामने आए तब इसे पाने के लिए बहुत मार दंगे हुए, बहुत लोगों की जान गई। लेकिन आखिरकार इन खजानों में से एक घोस्ट वैलीज के लोगों के पास चली गई, जो अपने चमत्कारी इलाज के लिए जाने जाते हैं। मुझे बाकी दोनों खजाने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन आज तुम्हें घोस्ट वैलीज मेडिकल स्किल का इस्तेमाल करते हुए देख मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि तुम्हारे पास इंडियन आइस मौजूद है। सारी बातों को सुनने और समझने के बाद येन भैया ग्रेट नानी को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि ग्रेट नानी ने उनकी बहुत मदद की थी। तभी ग्रेट नानी बोलते हैं, येन अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो तुम एक काम करो, तुम एमओए के एक एल्डर बन जाओ। ये सुनकर तो येन भैया फिर से सत्ते में आ जाते हैं। वो तुरंत कहते हैं, ग्रेट नानी मैं ये नहीं कर सकता, ना ही मैं जीना से शादी कर सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ का एल्डर बन सकता हूँ। ये सुनकर ग्रेट नानी एक गहरी सांस लेते हैं क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी वो येन भैया को अपने पास बुलाते हैं, येन भैया उनके पास चले जाते हैं। पर तभी अचानक से ग्रेट नानी उनके ऊपर एक तकनीक आजमाते हैं, जो था 9 हार्ट सील। गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या इतने सारे रिजेक्शन के बाद ग्रेट नानी गुस्सा होकर येन भैया को मारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर है कुछ और बात? और अगर येन भैया को कुछ हो गया तो लिंजा और बेन भैया का क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस एक्शन और एडवेंचर मिनी कहानी को, द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ और नहीं चाहिए। तो गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।